चलो देखो स्टार्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आज हमारा नया चैप्टर जिसको हम बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। केटीजी पढ़ ली, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहां पे सारी चीजें अपन लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो आज किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? थर्मोडायनेमिक्स की। बेटा इंपॉर्टेंट है, जितना जितना बता रहा हूं उतना उतना करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, है ना। देखो अभी हमने केटीजी में क्या देखा था? अभी हमने केटीजी में जब बात की तो हमने गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी के बारे में बात की कि गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज है, उनकी वेलोसिटीज वगैरह है। केटीजी में हमने क्या पढ़ा? आइडियल गैस को पढ़ा। ये सब कहां पढ़ा हमने? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब बात करें थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं? देखो थर्मो का मतलब क्या होता है? एनर्जी। थर्मो मतलब अगर हम लोग थर्मो को डिफाइन करें तो थर्मो मीन्स थर्मल एनर्जी। थर्मो का मतलब थर्मल एनर्जी, या आप हीट भी बोल सकते हो, तो थर्मल एनर्जी बोलो। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी के मोशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन सिर्फ थर्मल एनर्जी नहीं, हम और एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी क्यों गई उसको समझो कि थर्मोडायनेमिक्स जो ब्रांच है वो बनाई क्यों गई। थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच बनाने के रीजन थे, जब लोगों ने देखा कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो लोगों ने बोला कि यार कैसे हो रहा है, हम उसको स्टडी करते हैं। और जब लोगों ने एनर्जी के ट्रांसफर को स्टडी किया ना, तो उसी को क्या नाम दिया गया? थर्मोडायनेमिक्स। दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ते हो? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चेंजेस के बारे में बात करते हो कि पहले मेरे अंदर इतनी एनर्जी थी, मैंने पूरे दिन काम किया, अब मेरे अंदर कितनी एनर्जी है। दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स को आप डिफाइन करो तो आप क्या कह सकते हो कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या फिजिक्स, है ना। हम साइंस बोल देते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि दोनों में आ रही है तो बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विथ एनर्जी चेंजेस, है ना। जिसमें हम डील करेंगे किसके बीच में? एनर्जी चेंजेस के बीच में, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? थर्मोडायनेमिक्स is a branch of science in which बेटा ध्यान रखना लाइट पे तो नहीं आ रहा, we deals with एनर्जी चेंजेस, जिसके अंदर हम लोग एनर्जी चेंजेस के बारे में डील करते हैं। या आप बोल सकते हो एनर्जी ट्रांसफर। तो आप एनर्जी चेंजेस या एनर्जी ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं। कोई क्या होती है? हमारी थर्मोडायनेमिक्स होती है। पहले बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का नहीं है। अब थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टूल्स है ना, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग, एक होती है बाउंड्रीज, है ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग बात करें टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। देखना यहाँ पे लाइट तो नहीं आ रही, है ना। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बच्चों? टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। कुछ टर्म्स जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज होती है ना, एकदम बेसिक से देख रहे हैं, मुझे पता है ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो या आप इनके बारे में जानते हो, लेकिन फिर भी मैं एकदम बेसिक से इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारे मन में एक छोटा सा भी डाउट ना रहे, ठीक है। चलो तो देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कुछ टर्म्स के बारे में, जिसमें बच्चों सबसे पहली टर्म जो है वो आती है आपका सिस्टम। कौन आ रहा है? सिस्टम। अब क्या होता है सिस्टम? जैसे मुझे इस मार्कर को ऑब्जर्व करना है कि भैया ये मार्कर है, मुझे इसको ऑब्जर्व करना है, तो ये अंडर द ऑब्जर्वेशन है। जो चीज अंडर द ऑब्जर्वेशन होती है ना वो होती है सिस्टम। तो मार्कर क्या है मेरा? मार्कर को छोड़ करके सारी दुनिया की चीजें, मैं भी, हम सब सराउंडिंग है। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो सब्सटेंस है जो अंडर द थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। अदर देन सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग। तो हम सिस्टम को लिखे तो क्या बोल सकते हैं सिस्टम को? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स
which is taken into consideration, which is taken into consideration, which is taken into consideration for thermodynamic investigation. थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन, बोलो पता पड़ा? अरे बोलो भाई, है ना। अब सेकंड बात करते हैं सराउंडिंग। तो एक्सेप्ट सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग। तो सेकंड हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेकंड हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों सराउंडिंग्स के बारे में, सराउंडिंग्स के बारे में, है ना। देखो जब भी हम सराउंडिंग्स के बारे में बात करेंगे तो सिंपल सा है, एक्सेप्ट सिस्टम everything is surrounding। सिस्टम को छोड़ करके सारी चीजें क्या होती हैं बच्चों? सराउंडिंग होती हैं। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? थर्ड लास्ट टर्म जो यूज होगी वो है थर्ड टर्म है बच्चों हमारी बाउंड्रीज या उन्हीं को बेटा हम लोग बोलते हैं वॉल्स, बाउंड्रीज या फिर वॉल्स। ठीक है, अब देखो समझो क्या होती है बाउंड्री या वॉल। कोई भी ऐसी चीज जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर दे वो क्या होता है? बाउंड्रीज होती है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? एनीथिंग, कोई भी चीज हो, एनीथिंग which separates system and surroundings is called boundaries या फिर walls। ठीक है, बोलो क्लियर है? अब देखो सुनो, बाउंड्रीज भी बच्चों दो तरह की होती हैं। बाउंड्रीज भी दो तरह की होती है ना। बाउंड्रीज या वॉल्स दो तरह की होती है। एक होती है रियल बाउंड्रीज, एक होती है रियल बाउंड्रीज, एक होती है रियल बाउंड्रीज, दूसरी होती है बेटा इमेजिनरी बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज दो तरह की होंगी बच्चों। एक होगी रियल बाउंड्री। रियल बाउंड्री कैसे है? जैसे मानो ये रूम एक सिस्टम है, इस रूम के बाहर की चीजें क्या है? सराउंडिंग है ना। तो बाहर की चीज को और इस रूम को कौन सेपरेट कर रहा है? ये दीवार सेपरेट कर रही है। दिख रहा है? क्या मैं इस दीवार को टच कर सकता हूं? कहीं पे भी टच कर सकता हूं, फील कर सकता हूं। तो मैं फिजिकली उसको टच भी कर पा रहा हूं और फिजिकली फील भी कर पा रहा हूं, है ना। तो रियल बाउंड्रीज कौन सी होती हैं? जिनको आप लोग फिजिकली टच कर सकते हो एंड फील कर सकते हो, है ना। वो क्या होती है? रियल बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्रीज कौन सी होती है? देखो इमेजिनरी बाउंड्रीज की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इमेजिनरी बाउंड्री वो बाउंड्रीज होती है, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मेरे पास लाइटर है, अब मैंने इसको जलाया, देखो जल रहा है, मेरा हाथ यहाँ पे देखो इसके पास, मैं इसे फील कर रहा हूं, इसकी गर्माहट मुझे फील हो रही है। लेकिन मैं हाथ यहाँ पे रखूं इतनी दूर, क्या मैं इसको फील कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ऐसा तो नहीं मैंने यहाँ पे जलाया, तुम काले आम पे बैठे हो वहां से फील कर रहे हो, नहीं ना, है ना। लेकिन एक ऐसी एरिया होगा इसके आसपास, जैसे इस जगह, अब यहाँ मैं इसको फील कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या इसको टच कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा ना। दैट मीन्स बाउंड्रीज, इमेजिनरी बाउंड्रीज कौन सी बाउंड्रीज होती हैं? जो आपको दिख नहीं रही, आप उनको फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको फिजिकली फील कर रहे हो कि हाँ भैया इतनी जगह से आगे जाते ही मुझे गर्मी लग रही है, फील हो रही है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं इमेजिनरी बाउंड्री को? नॉट फिजिकली टच बट फील, नॉट फिजिकली टच
बट फील, लेकिन हम लोग फील कर सकते हैं बच्चों। बोलो समझ आया? क्लियर है? अब देखो सुनो, जो रियल बाउंड्रीज होती है ना, रियल बाउंड्रीज फर्दर दो तरह की होती है। रियल बाउंड्रीज फर्दर दो तरह की होती है। एक होती है डायथर्मिक, डायथर्मिक, और सेकंड वन इज एडियाबैटिक। डायथर्मिक और एडियाबैटिक। डायथर्मिक बाउंड्रीज कौन सी बाउंड्रीज होती है? विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जिसमें से हीट क्या हो सकती है, एनर्जी क्या हो सकती है, पास हो सकती है, वो डायथर्मिक है। दोबारा सुनो, डायथर्मिक वॉल्स कौन सी होंगी या डायथर्मिक बाउंड्री कौन सी होंगी? जो हीट को अलाउ करे। जैसे मेरे पास एक नॉर्मल पानी की बोतल है ना, देना जरा बोतल। देखो मेरे पास जैसे मानो एक पानी की बोतल है, ये बोतल है ना, अब ये कॉपर की है, मेटल है। अगर मैं इसमें गर्म पानी भरूंगा तो ये मुझे बाहर से गर्म फील होगी, ठंडा भरूंगा, इवन ठंडा भरा हुआ तो मुझे बाहर से ठंडा फील हो रहा है ना। लेकिन वहीं पर मैं दूसरी बोतल ले लूं, किसके पास है? थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क, थर्मस वाली बोतल, वो है थर्मस वाली। देखो मेरे पास ये वाली बोतल है, ये थर्मोफ्लास्क है ना। अब इसकी जो बाउंड्री है ना, वो कैसी है? वो एडियाबैटिक बाउंड्री है। इसके अंदर ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो, मुझे इसको पकड़ के छूने से फील हो गई, पता चल रहा है? तो एक तो क्या हो गई, नॉर्मल बोतल हो गई जिसमें से हीट पास हो रही है, मैंने टच किया, गर्म फील हो रहा है। एक कैसी है? एडियाबैटिक बाउंड्री वाली है, मैं टच कर रहा हूं, मुझे कुछ भी फील नहीं है, मुझे नहीं पता इसके अंदर गर्म पानी है ठंडा है, वो उसी को पता है क्योंकि उसकी बोतल है ना। समझ आया? तो बोलो क्लियर है? ये लो, चलो। तो डायथर्मिक बाउंड्रीज कौन सी बाउंड्रीज होंगी? विच अलाउ हीट या अलाउ एनर्जी टू पास थ्रू देम। लेकिन एडियाबैटिक क्या होंगी? विच नॉट अलाउ एनर्जी टू पास थ्रू देम, है ना। हम हीट नहीं बोल रहे, हम एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं डायथर्मिक में? विच अलाउ एनर्जी टू पास थ्रू देम। जबकि एडियाबैटिक क्या होंगी? विच नॉट अलाउ एनर्जी टू पास थ्रू देम। बोलो बच्चों समझ आया? बोलो किसी को कोई भी डाउट है यहाँ पे? पक्का नहीं है? चलो एक बार इसको नोट करो, देन फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और देखो बात कर रहे हैं आप टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, है ना। कि हम लोग अब क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये बहुत छोटी छोटी बेसिक सी टर्म्स है, तो ये अपने को आनी चाहिए। देखो अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, तो हमारी हेडिंग है नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के टाइप्स की बात कर रहे हैं। देखो जब भी अपन लोग सिस्टम के टाइप की बात करेंगे तो सिस्टम क्या होगा आपका? तीन तरह का होगा। सबसे पहला सिस्टम क्या होगा बच्चों? ओपन सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम क्या होगा? ओपन सिस्टम होगा, है ना। देखो जब भी ओपन सिस्टम की बात करेंगे तो होगा क्या? आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई भी लिक्विड या गैस कुछ भी भरा हुआ है, जरूरी नहीं हम लिक्विड ही ले, हम गैस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर कोई लिक्विड या गैस भरा हुआ है, जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होगा? देखो ये ओपन है, ये ढका हुआ नहीं है। जैसे मान लो आप घर पे दूध उबाल रहे हो, घर पे आप पानी उबाल रहे हो, तो जब घर पे आप पानी या दूध उबालोगे तो होगा क्या? इसकी वेपर्स बनेंगी, और वेपर्स कहाँ चली जाएंगी? बाहर सराउंडिंग में चली जाएंगी। अगर ये गैस के मॉलिक्यूल और आप हीट कर रहे हो तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एस्केप आउट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, है ना। तो वो सिस्टम जिसके अंदर देखो ये पानी था मान लो, है ना, ये था वाटर H2O, तो जो बाहर निकला वो क्या होगी? H2O की वेपर होंगी। तो वाटर इज अ मैटर, और वाटर वेपर भी क्या है? मैटर है ना। मैटर क्या होता है? जिसका खुद का कुछ मास हो
और वो कोई ना कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करे। तो गैस इज अ मैटर, पता है ना आपको। तो वाटर वेपर भी क्या है, मैटर, वाटर भी मैटर है। तो क्या हो रहा है, देखो मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, अरे हो रहा है कि नहीं। साथ में क्या हीट का एक्सचेंज हो रहा है। अगर मैं इसको हीट करूंगा, ये पानी गर्म हुआ तो कंटेनर की वॉल से भी हीट निकलेगी। कंटेनर की वॉल से क्या निकल रही है, हीट निकल रही है ना। ये जो वेपर है, वेपर भी अपने साथ क्या लेके जा रही है, हीट लेके जा रही है, यानी एनर्जी लेके जा रही है। दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज भी हो रहा है और साथ में मैटर का एक्सचेंज भी हो रहा है। तो ये कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम। दैट मीन्स ओपन सिस्टम कैसा सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर मैटर एज वेल एज एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो, है ना। ठीक है, तो हम ओपन सिस्टम को डिफाइन करें तो हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम इन विच बोथ एनर्जी as well as matter will exchange with surrounding। यानी वो सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो जाए, वो कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम। पानी उबाल रहे हो, पानी वेपराइज हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बात करूं बच्चों, देखो सेकंड जो है मेरा क्लोज्ड सिस्टम, तो ध्यान से देखना। अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करूं, मैंने दोबारा से वही कंटेनर लिया, दोबारा से उसके अंदर मैंने पानी ही भरा है, दोबारा से उसके अंदर पानी भरा है, मैं उसको दोबारा से हीट कर रहा हूं। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, उसको प्लेट से ढक दिया, प्लेट से ढक दिया। अब ये हीट हो रहा है तो क्या वेपर्स बन रही है ना। प्लेट से ढक दिया मतलब उसको सील पैक कर दिया मैंने। अब बताओ क्या मैटर बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। लेकिन क्या एनर्जी बाहर जा पा रही है, जब पानी गर्म होगा तो एनर्जी वॉल से बाहर निकलेगी, थोड़ी बहुत सुपर प्लेट से बाहर निकलेगी एनर्जी, पता चल रहा है। तो इसका मतलब क्लोज सिस्टम कैसा सिस्टम है, वो सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो, मैटर का एक्सचेंज ना हो। आपने देखा ना, पानी उबाल रहे हैं, प्लेट रख दी, तो अब क्या होगा, अब पानी की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम in which only exchange of energy takes place। वो सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका एक्सचेंज पॉसिबल है बच्चों, अरे बोलो, एनर्जी का एक्सचेंज, है ना। देखो मैं हीट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं एनर्जी वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। एनर्जी चेंज हो जा रही है, ठीक है, चलो, है ना। तो अभी बताऊंगा क्यों ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, उनको भी एक्सप्लेन करेंगे आगे फर्दर। देखो थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। देखो आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होगा, आपके पास एक कंटेनर है, ये रहा। अब ये कंटेनर क्लोज है, जैसे ये क्लोज था, ठीक है। साथ में इसके पास बाउंड्रीज लगी हुई है, इस तरह से इस पर बाउंड्री लगी हुई है, और ये जो बाउंड्री है ये एडियाबैटिक बाउंड्री है। ये कैसी बाउंड्री है, एडियाबैटिक बाउंड्री। दिस इज अ एडियाबैटिक बाउंड्री, एडियाबैटिक बाउंड्री। इसके अंदर मैटर भरा ही हुआ है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मैटर भरा ही हुआ है ना। अब देखो ध्यान से, एडियाबैटिक बाउंड्री कौन सी बाउंड्री होती है, जो अपने अंदर से एनर्जी को एक्सचेंज ना होने दे। पहली बात तो ये क्लोज है, क्या क्लोज है तो मैटर बाहर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। दूसरा एडियाबैटिक बाउंड्री है, तो क्या एनर्जी एक्सचेंज हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो वो सिस्टम, द सिस्टम, ऐसे लिख सकते हैं, सिस्टम इन विच exchange of both
मैटर एज वेल एज एनर्जी नॉट टेक्स प्लेस, है ना। वो सिस्टम जिसके अंदर इन दोनों का एक्सचेंज ना हो पाए वो कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। कोई एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल लिया थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क यानी थर्मस। दो जरा पानी की बोतल दोबारा, तो देखो थर्मोफ्लास्क है, थर्मस है ना। तो थर्मस में क्या हो रहा है, अब आपको बाहर से हीट फील ही नहीं हो रही, एनर्जी का कोई एक्सचेंज हो ही नहीं पा रहा। लेकिन एक बात बताओ, इस थर्मोफ्लास्क में मैंने चाय भरी, मान लेते चाय ले जा रहा हूं, है ना, मुझे चाय पीनी है, मैंने सुबह सुबह अपने घर पे चाय बनाई, इसमें भरी, चाय मस्त करके एकदम गर्म थी, क्या कल सुबह तक चाय उतनी गर्म रहेगी? नहीं। इसका मतलब थर्मोफ्लास्क में से भी क्या हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन बहुत ना के बराबर हो रहा है, यानी बहुत स्लो हो रहा है, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो थर्मोफ्लास्क जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल तो है, लेकिन एक आइडियल एग्जाम्पल नहीं है। तो आइडियल एग्जाम्पल क्या है, आइडियल एग्जाम्पल इज यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसा एग्जाम्पल है, आइडियल एग्जाम्पल है किसका, आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमें एक बात पता है कि सारी दुनिया ही क्या है, यूनिवर्स है ना। क्या हमें पता है यूनिवर्स के बाहर क्या है? नहीं पता ना। जब यही नहीं पता यूनिवर्स के बाहर क्या है, या कोई यूनिवर्स, किसी ने यूनिवर्स पार ही नहीं किया आज तक, तो सब लोग क्या बोलते हैं, एक यूनिवर्स है, उसी के अंदर सारी चीजें, ना उससे बाहर कुछ जा रहा, क्योंकि आज से कोई जा नहीं पाया, हमें तो नहीं पता चल रहा ना, और ना वहां से कोई आज तक आ पाया, पता चला। तो यूनिवर्स कैसा एग्जाम्पल है, आइसोलेटेड सिस्टम का आइडियल एग्जाम्पल। बोलो क्लियर है? चलो एक बार इसको नोट करो, फिर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, और बात करते हैं यहाँ पे कुछ छोटी मोटी चीजों के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है, तो अपने को पता होना चाहिए। तो अपनी हेडिंग है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। हमारी हेडिंग है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, है ना। दो तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आ जाता है कि बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी का एग्जांपल है, इंटेंसिव का या एक्सटेंसिव का, ये आ जाता है ना। तो देखो कैसे पहचानते हैं, क्या होती है उनको बताता हूं। ये रहा अपना सिस्टम, इसके अंदर भरा हुआ है बच्चों पानी, और हम इसका जो मास है, मास जो है वो है m, टेम्परेचर जो है वो है T, डेंसिटी जो है वो है रो, वॉल्यूम जो है वो है V, मोल्स जो है वो है N, मोलरिटी जो है वो है M, और क्या ले लूं, टेम्परेचर भी ले लिया, डेंसिटी, मोलरिटी, pH, pH जो है मानो वो है 7, ऐसे लिख लेते हैं ना, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मैंने बोल दिया 2.5, ऐसे मैंने कुछ चीजें कंसीडर की। अब देखो एक चीज ध्यान से समझो, अगर मैं इस सिस्टम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इस सिस्टम को दो बराबर भाग में अगर मैं बांट दूं, तो मुझे बताओ इसका मास क्या हो जाएगा, पहले m था, अब कितना हो जाएगा आधे का, m/2, देखो बट गया ना। इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, पहले कितना था T, अब कितना हो जाएगा, T ही रहेगा, टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा होता है कि आपने पानी उबाला और पता पड़ा कि 100 डिग्री टेम्परेचर पानी था एकदम गर्म, आपने उसको आधा दूसरे कंटेनर में डाला तो पता पड़ा टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया, फिर और आधा उसमें कर दिया, टेम्परेचर 25 डिग्री हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। देखो डेंसिटी रो है, चेंज हो जाएगी,
कैसे चेंज हो जाएगी? चाहे एक बूंद पानी है, चाहे एक बूंद पानी है, चाहे एक बोतल में पानी है, डेंसिटी तो कितनी रहेगी? 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर लीटर, है ना? तो चेंज होगी क्या? नहीं होगी, है ना? तो डेंसिटी सेम रहेगी। वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो चेंज हो जाएगा ना, V/2 हो जाएगा। मोल्स, मोल्स, मोल्स भी आधे हो गए ना। मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या हो जाएगी? M रहेगी M/2, सेम रहेगी, मोलैरिटी चेंज नहीं होगी। कैसे? देखो, मैं एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आया, है ना? उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक थी, उस कोल्ड ड्रिंक की मोलैरिटी फिक्स थी कि इतनी शुगर पड़ी हुई है या इतना CO2 गैस पड़ी हुई है पर लीटर, है ना? वही तो होती है मोलैरिटी। अब एक बात बताओ, अगर मैंने अलग अलग ग्लास में सबको करके दे दी तो क्या सबकी कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा ना। तो मोलैरिटी चेंज नहीं होती। पीएच बोलो, पीएच नहीं, 7 की 7 ही है। ऐसा थोड़ी है कि 1 लीटर एसिड था, पीएच 2 थी, आधा कर दिया तो पीएच 4 हो गई या 1 हो गई, एसिड और खतरनाक हो गया। ऐसा थोड़ी होता है ना? नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं म्यू से, तो वो 2.5 का 2.5 ही रहेगा। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा? आपके पास एक कांच है, मैंने बोला कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, कांच को बीच में से काट दो, तभी नीचे वाले हिस्से का 1.5, ऊपर वाले हिस्से का 1.5 ही तो रहेगा। तो देखो सुनो, वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड नहीं करती सिस्टम के साइज पे और सिस्टम के अंदर जो मैटर प्रेजेंट है उसके ऊपर, वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता पानी 1 गिलास हो या 1 बाल्टी हो, टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 बूंद पानी है या 1 समुद्र भर के पानी है, डेंसिटी उतनी ही रहेगी, है ना? लेकिन क्या मास चेंज हो रहा है? तो जो चीज डिपेंड करेंगी सिस्टम के साइज के ऊपर और जो सिस्टम के अंदर मैटर प्रेजेंट है उसके ऊपर, वो कैसी होंगी? वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? हमें मतलब नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे जो करना है कर, हम जो है हम वही रहेंगे, है ना? कितना भी कह लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कैसी प्रॉपर्टी? इंटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या होगा? हमने चीजें बांटी, वो चीज बट गई, पता पड़ा? ठीक है, तो तुम लोग अपने आप में भी इंटेंसिव एक्सटेंसिव ढूंढ सकते हो अपने आप में, मतलब अपने आप से देख के पहचान सकते हो ना, खुद के अंदर मत ढूंढने लगना, है ना? पता पड़ा सारी इंटेंसिव निकले, है ना? कि हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, जो करना है कर लो, है ना? चलो, तो इसका मतलब अगर मैं हेडिंग डालूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी फर्स्ट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी? द प्रॉपर्टीज विच, या प्रॉपर्टीज ही लिख लो ना, TIES, द प्रॉपर्टीज विच डू नॉट depends on size of system and amount of matter present in the system are called intensive property. चलो बोलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोलो। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, मोलैरिटी, पीएच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा है? मोलर,
हीट कैपेसिटी, और बोलो पीएच हो गया, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, और बोलो और क्या हो सकता है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, एक बूंद शहद डालो या एक बॉटल भर के शहद डाल दो, विस्कोसिटी सेम ही रहेगी, तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, और कुछ लगता है, और कुछ जो याद आ रहा हो, मोलरिटी हो गया ऐसे, ठीक है, ठीक है, काफी। तो दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए, है ना। चलो बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में, द प्रॉपर्टीज which depends on size of system and amount of matter present in the system are called extensive property. बोलो एग्जाम्पल, मास, वॉल्यूम और मोल्स, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक या मोलर नहीं, हीट कैपेसिटी, और बोलो और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स भी हो गया ना, ठीक है, और क्या हो सकता है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये टर्म्स पढ़ोगे अभी आप, है ना, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी टर्म्स पढ़ोगे अभी आप लोग, है ना, ठीक है। तो ये कैसी प्रॉपर्टीज है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, पता चला। अगर आपसे पूछा जाए आप बता पाओगे, अरे बोलो भाई, चलो शाबाश, एक बार इसको नोट करो, फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एक्सटेंसिव इंटेंसिव के बारे में, कुछ बातें और पढ़ेंगे, है ना, करो जरा नोट। चलो देखो, यहीं पर हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो हमारी हेडिंग क्या है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, यानी अब हम लोग इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बातें और जानेंगे, है ना। तो हमारी हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले समझो। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो एडिटिव इन नेचर होती है, यानी वो डायरेक्टली जुड़ जाती है, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कभी भी एडिटिव इन नेचर नहीं होती। तो फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर additive in nature, but intensive properties are non-additive in nature। इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉन एडिटिव होती है। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे पास दो कंटेनर है, कंटेनर 1 जिसका मास m1 है और टेम्परेचर T1, इसको मैंने ऐड किया, दूसरे कंटेनर है मेरे पास, इसका मास m2 है और टेम्परेचर T2 है। जब मैंने इनको आपस में मिलाया, तो इसका मास कितना हो गया,
m1 प्लस m2। लेकिन क्या इसका टेम्परेचर T1 प्लस T2 होगा? कभी नहीं होगा। और टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव। कभी ऐसा हुआ है कि अरे ये वाला पानी जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये वाला भी 100 डिग्री सेल्सियस, चलो मिला देते हैं, और ये कितने हो गए? ये हो गए 200 डिग्री सेल्सियस। ऐसा हुआ है कभी? कभी नहीं हुआ ना। चलो, लेकिन मास तो हो जाता है। दैट मीन्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी कभी भी आपस में ऐड नहीं होती, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपस में डायरेक्टली ऐड हो जाती है। बोलो पता चल रहा है? चलो शाबाश। देखो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रेशियो ऑफ, सेकंड, द रेशियो ऑफ टू extensive properties are always intensive। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होगा? हमेशा इंटेंसिव होगा। कैसे? देखो एग्जाम्पल, डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कैसी है? एक्सटेंसिव। लेकिन डेंसिटी कैसी है? इंटेंसिव, है ना? तो इंटेंसिव, अबे इंटेंसिव। सेम प्रेशर, प्रेशर क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। डिवाइड हो सकता है ना, इक्वल, है ना? फोर्स डिवाइड हो सकता है ना फोर्स। तो दोनों कैसे है? फोर्स और एरिया कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। तो प्रेशर कैसा है? इंटेंसिव। ठीक है, बोलो समझ आया? अरे बोलो भाई। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा? इंटेंसिव होगा, है ना? थर्ड पॉइंट, अगर आपको कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, थर्ड पॉइंट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको मिल जाए पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पर यूनिट मास या फिर पर यूनिट मोल, तो कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर ये चीजें, तो ये क्या बनाएंगी? हमेशा बनाएंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या बनाएंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कैसे? दो तीन एग्जांपल जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में नहीं लिखे थे वो अब यहां बता रहा हूं। मैंने बोला एग्जांपल, मैंने बोला एंथैल्पी पर यूनिट मोल क्या हो गई? मोलर एंथैल्पी बन गई। एंथैल्पी पर यूनिट मोल क्या बनेगी? मोलर एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, याद है? मोल भी कैसा है? एक्सटेंसिव। लोग, लेकिन मोलर एंथैल्पी क्या है? इंटेंसिव है। पता चला? सेम अगर मैंने बोला एंट्रोपी पर यूनिट मोल, तो वो क्या हो गई? मोलर एंट्रोपी। और मोलर एंट्रोपी क्या हो गई? इंटेंसिव हो गई। जबकि एंट्रोपी क्या था? एक्सटेंसिव। और मोल क्या था? एक्सटेंसिव। मैंने बोला पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम आ गया ना, क्या हो गया? इंटेंसिव हो गया। पता चला? तो किसी की भी अपॉन में इनमें से कोई भी आ रहा है तो क्या हो जाएगी? इंटेंसिव रहेगी। बोल समझ आया? लास्ट पॉइंट, फोर्थ, अगर आपके पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और आपने उसकी मल्टीप्लाई की इंटेंसिव प्रॉपर्टी से, तो वो हमेशा जो बनाएगी ना, यानी एक्सटेंसिव इंटू इंटेंसिव, हमेशा बनाएगी एक्सटेंसिव। क्या बनाएगी?
एक्सटेंसिव बनाएगी। तो जब भी कभी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मल्टीप्लिकेशन होगा ना तो क्या बनाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनाएगी। बोलो समझ पा रहे हो कि ये बात याद रहेंगी? किसी को कोई डाउट? पक्का नहीं है? चलो तो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शंस करेंगे, हीट वर्क पढ़ेंगे और कुछ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, है ना। कर लो बच्चों जरा नोट।